नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। मैं हूं मानवेंद्र सिंह मांगट और आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए आपातकालीन प्रावधान, जिसमें 3 तरह के आपातकालीन प्रावधानों की बात की गई है। तो पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, फिर 356 के तहत राज्यों में लगाए जाने वाला राष्ट्रपति शासन, और साथ ही अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। आपातकाल, और खासकर इसमें जो सबसे ज्यादा विख्यात या कुविख्यात, हालांकि दोनों ही हैं, जब हम बात करें राज्यों के अंदर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन की, तो उसको तो सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेदों में से एक शुमार किया जाता है। बल्कि अगर मैं ये भी कहूं कि अगर किसी एक अनुच्छेद का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल देखा गया है अब तक के आजाद भारत में, और वो 356 है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी तरफ भारत के अंदर 3 बार लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की, और खासकर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको एक मूल वजह माना जाता है कि केंद्र के अंदर पहली बार कोई गैर कांग्रेस सरकार यदि आती है तो उसके पीछे मूलभूत कारणों में से एक सबसे मूलभूत कारण था भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आरोपित तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या अहम बिंदु हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपातकालीन प्रावधान की बात करें और सीधा परीक्षा के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो एक तो आपको भाग 18 जरूर याद रखना है। तो कई बार प्रारंभिकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। भाग 18 हम याद रखेंगे। अब इसके पीछे इससे हमारा प्रयोजन क्या है कि आपातकालीन प्रावधान आखिर होने क्यों चाहिए, और क्योंकि जब हम इनकी आलोचना पढ़ते हैं तो बहुत कटु शब्दों में आलोचना की जाती है। मतलब कई जगह जो इसके आलोचक हैं आपातकालीन प्रावधानों के, वह तो ये तक लिखते हैं कि यद्यपि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होने का दावा करता है, इसके बावजूद अपने संविधान के अंदर आपातकालीन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी करता है। तो क्या ये दोनों विरोधाभासी हैं कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में यदि आपातकालीन प्रावधान भी संविधान में रखे जाते हैं तो क्या कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है? तो आगे हम देखेंगे कि हाँ, विरोधाभास की कुछ वजह तो हो ही सकती हैं, परंतु पूर्ण रूपेण काला कानून नहीं है। इसके पीछे अपनी कुछ वजह हैं, कुछ उद्देश्य हैं, जिनकी पूर्ति हेतु संविधान सभा ने संविधान के अंदर आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की। और एक मूलभूत वजह ये कि देखिए, जब तक आपके देश के अंदर, राज्यों के अंदर स्थिति सामान्य है, तो फिर राज्य सामान्य प्रशासनिक शक्तियों से प्रशासन की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। परंतु यदि आपके देश में, आपके राज्य में प्रशासन के सामने असामान्य चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, तो फिर राज्य को असाधारण शक्तियां भी चाहिए, या फिर साधारण शक्तियों से कुछ ज्यादा अतिरिक्त शक्तियां भी चाहिए, ताकि असाधारण जो चुनौतियां हैं उनसे जूझा जा सके, उनसे निपटा जा सके। अब हम किन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कल्पना कर सकते हैं आपातकालीन प्रावधानों की? तो यदि कभी भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होता है, और देश की सुरक्षा मतलब जैसे मान लीजिए संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को या सुरक्षा को, या फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, या फिर देश के अंदर संविधान को ही कोई खतरा पैदा हो जाता है, तो ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के पास यह अधिकार है कि वो आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकता है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो याद रखेंगे कि जो आगे हम बात करें कि कहां से लिए गए हैं, ठीक है, कि इससे पहले कि हम अनुच्छेद दर अनुच्छेद इसका अध्ययन करें, तो एक प्रारंभिकी का प्रश्न हम और तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है, प्रायः ये पूछा जाता है प्रारंभिकी में कि कौन से देश से प्रभावित होकर ये प्रावधान रखे गए। अब यहाँ पर बहुत ही विलक्षण है कि 2 संविधानों से प्रभावित होकर प्रावधान यहां पर रखे गए। तो यदि हम बात करें कि आपातकालीन प्रावधान ये कौन से संविधान से, तो पहला हमारा उत्तर होता है जो भारत का अधिनियम 1935 का था, जो भारत के संविधान से पहले संविधान जैसा ही कार्य इस देश में कर रहा था। तो एक तो भारत के अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, और दूसरी ओर जब हम राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखते हैं, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव ये कि मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। जी हां, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को
कुछ समय के लिए, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तब तक निलंबित किया जा सकता है। हम अनुच्छेद 358, 359 पढ़ेंगे आगे। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की है प्रक्रिया हमने जर्मनी के वीमर संविधान से ली है। वीमर मतलब वो जगह जहां बैठ के इन्होंने संविधान लिखा था, तो इसको जर्मनी का संविधान या फिर वीमर संविधान भी कह देते हैं। तो प्रारंभिकी के 2 कथन हम अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने जाना है कि 352 से 360 अनुच्छेद तक जो प्रावधान है वो आपातकालीन प्रावधानों की ही व्यवस्था है। आगे देखें तो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं 352 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, आपातकाल एक तो प्रारंभिकी और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको हम अच्छे से अध्ययन करते हुए कवर करेंगे। और साथ ही अगर हम देखें तो कौन कौन से स्तंभों द्वारा हम इसके अध्ययन को आसान बना सकते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से, तो एक तो सबसे पहले हम समझेंगे जो भी कारक हैं, किस आधार पर आखिर कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है। तो पहला तो हम समझेंगे आधार, कारक क्या है लगाने के लिए। एक स्तंभ हमारा ये होगा। दूसरा स्तंभ हमारा होगा प्रणाली क्या है, किस तरीके से लगाया जाता है आपातकाल। जैसे हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा तो की जा सकती है, परंतु भारतीय संसद से भी उसको पारित कराना होता है, उस उद्घोषणा को पारित कराना होता है, तब आपातकाल देश में लागू होता है। और फिर साथ ही देखेंगे प्रभाव क्या है, तो अलग अलग आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे। जैसे कई बार मैं जब उत्तर पुस्तिका को चेक कर रहा होता हूं, उसका निरीक्षण कर रहा होता हूं, तो कई बार मैं देखता हूं कि जो ज्यादातर आकांक्षी हैं विद्यार्थी हैं वो कुछ ऐसा भी लिख देते हैं कि यदि बड़ा खतरा है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, और छोटा खतरा है तो फिर जी हम राष्ट्रपति शासन या फिर जिसको कई बार अंग्रेजी में स्टेट इमरजेंसी कह देते हैं वो लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, दोनों के कारक अलग हैं, तो दोनों को लगाने के बाद जो परिणाम आते हैं, प्रभाव आते हैं, वो भी आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा खतरा है तो आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लें और छोटा खतरा है तो आप राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों के अंदर लगाया जाता है उसकी बात करें। दोनों के प्रभाव भिन्न होंगे। और फिर कुछ जो आपके आपातकाल के प्रावधान है, इसमें जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं, जैसे खासकर राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में संवैधानिक संशोधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी प्रणाली, यहां तक कि इसका प्रभाव भी बदल चुका है। कुछ हद तक प्रणाली तो पूरी तरह से ही बदल चुकी है राष्ट्रीय आपातकाल को देश में लागू करने के लिए। तो फिर हम संवैधानिक संशोधनों पर भी ध्यान देंगे। तो 4 स्तंभ अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर चाहे वो प्रारंभिकी हो, चाहे वो हमारी मुख्य लिखित परीक्षा हो, हम उत्तर बना लेंगे। अब समझ लेते हैं आधार पहला स्तंभ, दूसरा प्रणाली, तीसरा प्रभाव, और फिर चौथा हम बात करेंगे संवैधानिक संशोधन की। तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल उठाते हैं और सबसे पहले स्तंभ का अध्ययन करते हैं जिसमें है आधार क्या होंगे। अब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए सीधा आधार दिया गया है कि देश की सुरक्षा को खतरा है, और देश की सुरक्षा को खतरा है 3 कारणों से, या तो युद्ध की वजह से, या बाहरी आक्रमण की वजह से, या फिर सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसमें आप देखें तो पहले 2 कारक ये बाहरी कारण है, बाहर से कोई शक्ति आपके लिए खतरा उत्पन्न करती है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह तो ये देखें ये आंतरिक कारण है। क्या परिभाषा हो सकती है युद्ध और बाहरी आक्रमण? अच्छा, इन दोनों में फर्क खासकर क्या होगा? जैसे बाहरी आक्रमण तो भी हमें लग रहा है कि युद्ध ही तो हो रहा है, और होता भी कई बार युद्ध है बाहरी आक्रमण की वजह से। जैसे हम देखें इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसको आप युद्ध कहेंगे जो आमतौर पर हम खबरें में पढ़ते देखते हैं, या फिर आप इसको ये कहेंगे कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बाहरी आक्रमण किया है, ये बाहरी आक्रमण की श्रेणी में आएगा। तो याद रखें, अगर आप यूक्रेन की दृष्टि से देखें, और वैसे भी जो स्थापित सत्य है इस वक्त दुनिया भर के अंदर वह यही है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, तो इसको आप बाहरी आक्रमण में रख सकते हैं। हालांकि हर जगह क्या शब्द यूज हो रहा है? हर जगह शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध। तो दोनों में फर्क क्या है समझ लेंगे कि युद्ध वह स्थिति है जहां पर 2 देश, 2 राष्ट्र, 2 शक्तियां एक दूसरे के ऊपर युद्ध की उद्घोषणा करते हैं किसी भी वजह को लेकर। यहां पर दोनों ही आक्रमण कर रहे हैं, दोनों ही आक्रमणकारी हैं, तो ये तो हुई युद्ध की स्थिति। और ज्यादातर जो युद्ध है वो एक की जीत और दूसरे की
हार पर जाकर रुकता है और फिर जीतने वाले की शर्तों पर शांति समझौते किए जाते हैं। तो ये है युद्ध की स्थिति। लेकिन इसके उलट फिर बाहरी आक्रमण इससे कैसे अलग है? बाहरी आक्रमण में एक देश कहता है कि जी हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर तो आक्रमण किया गया है और हम सिर्फ खुद का बचाव कर रहे हैं। तो यहां पर एक आक्रमण करता है और दूसरा खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है कि हम पर तो युद्ध थोपा गया है। जैसे आप समझ सकते हैं रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध की स्थिति है, ये स्थिति बाहरी आक्रमण की स्थिति हो सकती है। तो एक आक्रमण करता है और दूसरा स्वयं का बचाव कर रहा है, वो आक्रमणकारी नहीं है। अब आते हैं तीसरी स्थिति की तरफ, सशस्त्र विद्रोह। अब यहां पर बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, आपके देश की सुरक्षा को जो खतरा उत्पन्न हुआ है वो खुद आप ही के लोगों द्वारा हुआ है। आप ही के नागरिकों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है राज्य के विरुद्ध। अब यहां पर यह भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि चार बदमाश कोई जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे वो पिस्टल लेके गलियों में फायरिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जी ये तो सशस्त्र विद्रोह हो गया। या कभी हुआ करते थे, आज भी कुछ बच्चे हैं बाहुबली जैसे लोग, तो वो यदि हथियार उठाकर कहीं कब्जा ले रहे हैं तो वो सशस्त्र विद्रोह वो नहीं है। हम यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को तब कहते हैं जब किसी भी गुट ने जो सशस्त्र विद्रोह किया है, हथियार के साथ विद्रोह किया है, परंतु ये राज्य के विरुद्ध है, जिसमें जो इनका उद्देश्य है विद्रोह का वो है कि राज्य को अपदस्थ कर देना है। जैसे इस वक्त देश में कहीं पर नक्सलवादी समस्या है तो कहीं पर माओवादी समस्या चल रही है। तो ये जो माओवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, जाहिर सी बात है भारत सरकार द्वारा इनको प्रतिबंधित भी किया गया है और जो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इनके खिलाफ लड़ भी रही हैं लगातार। वो चाहे केंद्रीय पुलिस बल हो, उसमें चाहे आपका आईटीबीपी है, चाहे सीआरपीएफ है, ये सब लड़ भी रहे हैं। परंतु यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि ये जो माओवादी या फिर नक्सलवादी संगठन है, इनका उद्देश्य है लोगों द्वारा चुनी लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर देना और उसकी जगह कम्युनिस्ट आधारों पर एक नई सरकार, एक नए राज्य का निर्माण करना। तो यह होगा सशस्त्र विद्रोह। और दूसरी तरफ हम देख ही चुके हैं युद्ध और बाहरी आक्रमण में क्या फर्क है, तो इनके जरूर हम याद रखेंगे कारक क्या हैं। अब यह भी याद रखें कि भारत इंतजार नहीं करेगा कि जब यह असल रूप में घटित हो तब ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाए। मतलब यदि इन वजहों से सिर्फ खतरा भी उत्पन्न होता है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जरूरी नहीं कि जब युद्ध का उद्घोष हो या बाहरी आक्रमण असल में हो तभी किया जाए। और दूसरी तरफ यदि ये कारक हैं और फिर भी इतने गंभीर नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत पड़े तो नहीं करेंगे। जैसे हम कारगिल युद्ध की बात करें, भाई पहले तो उसको ऑपरेशन विजय कहा गया था, बाद में हमने कहा कि नहीं युद्ध था कारगिल, तो फिर कारगिल युद्ध के वक्त तो नहीं लगाया गया था ना राष्ट्रीय आपातकाल। तो वजह हो सकती है तब भी भारत सरकार ये उद्घोषणा नहीं करेगी कि नहीं जरूरत नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की। और दूसरी तरफ हो सकता है वजह हो, कारक हो, तब भी सरकार ना लगाए राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे हमने अभी बात की, भाई जो माओवादियों की परेशानी है, नक्सलवादियों की परेशानी है, वो तो लगातार बनी हुई है, लेकिन हमने उस आधार के ऊपर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की है। और साथ ही आप इंतजार भी नहीं करेंगे, असल घटना के घटने से पहले ही हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कि मान लीजिए आज पाकिस्तान से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, उन्होंने तो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दायर कर दिया है कि हम निर्वाचन क्यों नहीं करा रहे हैं, सरकार का इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, इसको क्यों हम डिले करते चले जा रहे हैं। तो उस पर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कहना है कि अगर अभी इलेक्शन कराते हैं, निर्वाचन कराते हैं, तो भारत से सीधा युद्ध हो सकता है। पता नहीं किस आधार पर यह हलफनामा दायर किया गया है, परंतु युद्ध की आकांक्षा, जो आशंका है वो बनी रहती है, आकांक्षा तो नहीं, आशंका बनी रहती है। तो याद रखें यदि ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे लगता है कि युद्ध होने वाला भी है या उससे खतरा है हमारी देश की सुरक्षा को, तो फिर युद्ध की उद्घोषणा का इंतजार नहीं किया जाएगा, हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिकी के प्रश्न की तरफ कि इससे पहले, खासकर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से पहले, जहां आज सशस्त्र विद्रोह लिखा गया है, इससे पहले शब्द होता था आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, उसको कई बार कह दिया जाता है। तो आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था
उसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया है। इसकी वजह यह थी कि जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द युग्म था, इसके मायने बहुत सारे निकलते थे और सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी। जैसे आंतरिक गड़बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, मतलब अगर हिंसा नहीं भी हो रही है तो भी आंतरिक गड़बड़ी तो कही जा सकती है। जैसे यदि मैं इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही लगाया गया था। और क्या थी उस वक्त वजह? तो जो जेपी आंदोलन चल रहा था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन, जिसमें बाद के बहुत सारे समाजवादी नेताओं की उस वक्त हम कहें कि ट्रेनिंग की जा रही थी, वो सब भी शामिल थे इसके अंदर। तो देश में राजधानी के स्तर पर और अन्य राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे, सरकार से इस्तीफे मांगे जा रहे थे, त्यागपत्र लिए जा रहे थे। तो इस स्थिति में जो भारत सरकार है उसने कहा कि देखिए ये तो आंतरिक गड़बड़ी का माहौल है, हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आंतरिक गड़बड़ी कुछ भी हो सकती है। कहीं कुछ किसान अपनी मांगों के लिए जाकर किसी रेलवे की पटरी पर बैठ गए तो कह सकते हैं जी आंतरिक गड़बड़ी है, रेलवे नहीं चलने दे रहे हैं, इससे व्यापार ठप हो रहा है, लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो क्योंकि उसके मायने बहुत व्यापक थे और सरकार उसका बेजा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए उस शब्द को हटा दिया गया और फिर एक सीमित मायनों वाला शब्द लेकर आए हैं सशस्त्र विद्रोह, जहां पर अपने ही लोग, अपने ही नागरिक अपनी सरकार के विरुद्ध, सरकार को अपदस्थ करने के लिए हथियार उठा लेते हैं सरकार के विरुद्ध। तो एक संवैधानिक संशोधन जरूर याद रखेंगे, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस शब्द को बदल दिया गया। आगे दो महत्वपूर्ण बिंदु हमें और याद रखने हैं। एक, 38वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया कि यदि पहले से किसी आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी है देश के अंदर, तो नए आधार पर नए आपातकाल की उद्घोषणा भी की जा सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल का यह मतलब नहीं है कि पूरे भारत देश में ही लगाया जाए, अपितु इसे या तो पूरे भारत देश में या फिर भारत देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए भगवान ना करे आज पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, तो फिर हम कहें कि पाकिस्तान से अगर युद्ध है और वो पंजाब सीमा पर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आंध्र प्रदेश और साथ में कर्नाटक जैसे राज्यों को परेशान करें। तो ऐसा करते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर और उसके अलावा हिमाचल या राजस्थान, ऐसे पड़ोसी राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, बाकी जगहों पर नहीं लगेगा। तो एक मुख्य बिंदु याद रखना है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में या फिर किसी एक भूभाग में भी लगाया जा सकता है। अब यदि हम इसके कारकों को, इसके आधारों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अब प्रणाली के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा, उससे पहले बस एक हमें जो याद रखने हैं तथ्य कि 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। जैसे सबसे पहले चीनी आक्रमण द्वारा, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक पहला राष्ट्रीय आपातकाल चला था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को इसी राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में निपटा दिया गया था। तो एक ही उद्घोषणा थी, तो हम एक ही आपातकाल गिनते हैं। इसके बाद दिसंबर 1971 से जून 1975 तक चला पाकिस्तानी आक्रमण की वजह से हुआ राष्ट्रीय आपातकाल। और 1975 की जून में फिर क्योंकि आधार बदल दिया गया और जून 1975 से मार्च 1977 तक चला था आंतरिक अशांति की वजह से या आंतरिक गड़बड़ी की वजह से लगाया गया देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल। अब याद रखेंगे 1971 से 70 तक हम लगातार राष्ट्रीय आपातकाल में हैं, परंतु क्योंकि एक 26 जून की मध्य रात्रि को आधार बदलकर एक नए आपातकाल की उद्घोषणा की गई, इस वजह से हम इसको तीसरा आपातकाल गिनते हैं। तो 2 आपातकाल हमारे यहां लगे हैं, वो बाहरी आक्रमण की वजह से और तीसरा आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। और इस तीसरे आपातकाल में लोगों के अधिकारों की इतनी उल्लंघना, इस हद तक उल्लंघना कि आज तक कोई सरकार नहीं सोच सकी है देश में आपातकाल लगाने के बारे में। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि पहली बार देश में जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है केंद्र के अंदर, तो उसके पीछे एक मूलभूत कारण माना गया तीसरा आपातकाल और उसमें हुई ज्यादतियां, जो लोगों के ऊपर जुल्म किए गए या नागरिकों के मौलिक अधिकारों और बाकी अधिकारों का हनन हुआ, उससे जनता त्रस्त होती है और कांग्रेस को अपदस्थ करके केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार की संरचना की जाती है। अब आते हैं प्रणाली के ऊपर।
किस प्रक्रिया से लगाया जाता है? तो उद्घोषणा तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं, परंतु साथ में भारतीय संसद के दोनों सदनों से भी मंजूरी इसको प्राप्त करनी होती है। देख लेते हैं। तो यूं समझें कि हमारे पास 2 सदन हैं, लोकसभा है और साथ में राज्यसभा है। ठीक है। अब सबसे पहले राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि 352 के तहत वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, परंतु इस उद्घोषणा से पहले उनको कैबिनेट की लिखित सलाह चाहिए। अब इस पर हम याद रखेंगे, हमने राष्ट्रपति जी के पद का अध्ययन किया था, तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि जो मंत्रिपरिषद है वो सलाह जो देगा वो लिखती सलाह होगी या मौखिक सलाह होगी। और कैबिनेट शब्द का तो इस्तेमाल पूरे संविधान में कहीं किया ही नहीं गया है, सिर्फ 352 के अलावा। और यह भी मूल रूप से संविधान में नहीं था, बल्कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है कि कैबिनेट की लिखती मंजूरी चाहिए। इसके पीछे वजह एक ये जो मुख्य थी वो ये कि ऐसा माना जाता है और अब तो स्थापित सत्य भी है कि उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब तीसरे आपातकाल की घोषणा की थी तो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई गई थी, बल्कि आधी रात को राष्ट्रपति कार्यालय को टेलीफोन पर सूचित किया गया कि आप तीसरी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दीजिए। और उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने इस टेलीफोनिक सलाह के ऊपर ही तीसरी आपातकाल की घोषणा कर दी थी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इंदिरा गांधी जी तो अपना भाषण तैयार करने चली गई थी, जो सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाने वाला था। हालत यह तक थी कि बहुत सारे खुद कैबिनेट मंत्रियों को सुबह ऑल इंडिया रेडियो से ही यह पता लगा कि गत रात्रि देश में तीसरे आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक व्यक्ति या एक प्रधानमंत्री उतना शक्तिशाली हो जाए कि आपातकाल के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करने लग जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाए। तो इसके लिए कहा गया भाई कम से कम कैबिनेट की मंजूरी तो होगी, तो कैबिनेट की मीटिंग तो बुलाई जाएगी, सर्वसम्मति से निर्णय तो होगा कहीं ना कहीं। तो अब कैबिनेट की लिखती मंजूरी चाहिए। तो अगर लिख कर देती है कैबिनेट राष्ट्रपति जी को कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दीजिए, तो 352 अनुच्छेद के शक्तियों के अनुसार राष्ट्रपति जी उद्घोषणा कर देंगे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की। परंतु इसके बाद देखिए, जैसे ही उद्घोषणा होती है तुरंत राष्ट्रीय आपातकाल तो देश में लग ही जाएगा, परंतु 1 माह के अंदर 1 महीने के अंदर इस आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों से मंजूरी चाहिए। इस प्रस्ताव को यहां पर पास कराना होगा, पारित कराना होगा। और कौन से बहुमत से इसको पास कराना होगा? तो याद रखिएगा, विशेष बहुमत से, मतलब कि 2/3 बहुमत दोनों अलग अलग सदनों के अंदर जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उन सदस्यों का, और साथ ही सदन की कुल सीटों का बहुमत, मतलब कि 50% से अधिक, ये दोनों बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत के साथ, वही बहुमत जो संविधान में संशोधन के लिए चाहिए, उसी बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से पारित कराना होगा। यदि कोई भी सदन इसको पारित नहीं करता है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल वहीं खत्म हो जाएगा, उसको आगे नहीं ले जाया जाएगा। परंतु यदि दोनों सदनों ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी दे दी, वो भी विशेष बहुमत से, तो एक बार देश में 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। और ये 6 महीने आप कहां से गिनना शुरू करेंगे? जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। तो अब 6 महीने के लिए चलेगा, पर 6 महीने का वक्त मिला है। अब अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल, या सरकार चाहती है राष्ट्रीय आपातकाल और आगे ले जाया जाए, 6 महीने से और आगे जाए, तो फिर दोबारा से आपको मंजूरी चाहिए दोनों सदनों की, और वो भी विशेष बहुमत से। अगर दोबारा से इसको मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीने का समय और मिल जाएगा। अब 6 महीने से और आगे लेके जाना है तो फिर से मंजूरी दिलवाइए, हर बार विशेष बहुमत से मंजूरी दिलवाइए, और फिर 6 महीने का समय। तो हम अब समझ चुके हैं कि 6 महीने करते हुए अनंत काल तक राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को देश में लागू रखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि उद्घोषणा तो उन्होंने की थी, परंतु मंजूरी संसद की चाहिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है कि कितने समय के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अनंत काल तक यह चल सकता है, परंतु उसके लिए यह जरूरी है कि हर 6 महीने पर या उससे पूर्व दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसको मंजूरी मिलती चले। क्योंकि
युद्ध की भी कोई समय सीमा नहीं होती है, बाहरी आक्रमण की कोई समय सीमा नहीं है। यहां तक कि अगर हम बात करें जो सशस्त्र विद्रोह है, इसकी कोई सीमा थोड़ी है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। भाई अमेरिका वियतनाम में जब घुसा था तो यही सोच के घुसा था कि कितने दिन, 10 दिन, 12 दिन, इतने में काम खत्म हो जाएगा। 27 साल लग गए उसको। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को आगे ले जाया जा सकता है। प्रणाली हम समझ चुके हैं, विशेष बहुमत हम समझ चुके हैं, उद्घोषणा और 1 महीने का समय इसको दोनों सदनों से पारित कराने का। बस एक छोटी सी चीज और जो संविधान में लिखी हुई है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है और उस वक्त लोकसभा नहीं है, लोकसभा भंग है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई तब तो लोकसभा थी, परंतु इससे पहले के मंजूरी दे पाते उससे पहले लोकसभा भंग कर दी गई है, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से विशेष बहुमत से इसकी उद्घोषणा को पारित करा लिया जाएगा, मंजूरी ले ली जाएगी और 6 महीने का समय आपको मिल जाएगा। इसके साथ बस शर्त यह है कि जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा आती है तो फिर 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा से मंजूरी लेनी होगी, और अगर लोकसभा मंजूरी दे देती है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा, और यदि लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा अपनी मंजूरी नहीं देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। बस क्योंकि उपबंध संविधान में लिखा गया है तो हमें याद रखना है। तो अब हम प्रणाली समझ चुके हैं और हम यह भी समझ चुके हैं कि कोई निश्चित सीमा, समय सीमा नहीं है जिस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाए। हर 6 महीने से पहले संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रीय आपातकाल को कितने भी समय के लिए लागू रखा जा सकता है। अब आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के ऊपर। तो 2 तरह के प्रभाव हैं, एक है मौलिक अधिकारों के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव, और दूसरे जो केंद्र और राज्यों के आपस में संघीय संबंध हैं इनके ऊपर हमला, और देश में संघीय ढांचे को बहुत कमजोर कर दिया जाता है और शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दे दी जाती हैं ताकि जिस चुनौती की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। सबसे पहले ध्यान दें तो मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात यहां पर की गई है। 2 हमारे पास अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो पहला है 358 अनुच्छेद और दूसरा है 359 अनुच्छेद। और प्रावधान यह है, 358 अनुच्छेद ये कहता है कि यदि देश में बाहरी कारकों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मतलब या तो युद्ध या बाहरी आक्रमण, तो फिर इस स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबन का मतलब है इसके लिए राष्ट्रपति जी को अलग से कोई आदेश नहीं जारी करना होगा, बल्कि स्वतः ही निलंबन मान लिया जाएगा। तो एक तो याद रखेंगे 358 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 19 की बात करता है और 19 के स्वतः ही निलंबन की बात करता है। और आगे चलें तो 359 अनुच्छेद यह कहता है कि यदि देश में किसी भी कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगा, वो चाहे युद्ध हो, चाहे बाहरी आक्रमण हो, चाहे हमारे यहां पर जो हथियारबंद विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की व्यवस्था है, उसके ऊपर भी यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो राष्ट्रपति जी अलग आदेश द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं कुछ तय समय के लिए। लेकिन किसी भी सूरत में अनुच्छेद 20 और 21 इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो प्रारंभिकी का एक प्रश्न और हम याद कर लेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। वह है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो एक में अनुच्छेद 20, जब किसी व्यक्ति को सजा की जाती है तो उसको कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं, और 21 में हम जानते हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इन दोनों का निलंबन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी अनुच्छेद को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे जो केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी संबंध हैं, संघीय संबंध हैं, ये किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी जाएंगी और राज्यों की शक्तियां बहुत सीमित हो जाएंगी। तो पहला हम असर देखेंगे कार्यकारी संबंधों के ऊपर। अब यहां पर यह याद रखेंगे कि राज्य सरकारों को भंग नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें अपना काम करती रहेंगी, परंतु राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रभाव के अंदर काम करेंगी। मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि केंद्र सरकार कोई भी दिशा निर्देश जारी करता है राज्य सरकारों के लिए, तो राज्य सरकारों को वो दिशा निर्देश मान्य होंगे, उनके अनुसार ही अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा।
तो राज्य सरकारें भंग नहीं की जा रही हैं, परंतु केंद्र की शक्ति के अधीन कर दी जा रही हैं। और साथ ही जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की साझेदारी है संघीय ढांचे की वजह से, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्य के ऊपर लागू कर दी जाएंगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, विधायी संबंधों की बात करें तो विधायी संबंधों पर अनुच्छेद 250 यह कहता है कि जो केंद्र की शक्तियां हैं या संसद की शक्तियां हैं, अब उस शक्ति के अधीन आ जाएगी राज्य सूची भी। मतलब कि देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून को अधिनियमित कर सकती है। यहां पर यह भी याद रखेंगे कि राज्य को बेदखल नहीं कर रहे हैं, कि राज्य सूची के बिंदुओं के ऊपर कानून को अधिनियमित नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हैं, परंतु केंद्र भी अब या भारतीय संसद भी अब राज्य सूची के बिंदुओं के ऊपर कानून को अधिनियमित कर सकती है। इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में जो राज्य सूची है वो समवर्ती सूची जैसी हो जाती है कि उसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। यहां पे अति महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि राज्य की विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाता है। राज्य की विधानसभाएं भी अपना काम करती रहेंगी, परंतु अब संसद को भी शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून को अधिनियमित कर सकती है। और इसी के साथ इससे भी महत्वपूर्ण यह जानना कि भारतीय संसद के कानून द्वारा, विधि के अधिनियमन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल और समस्त विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं जब कह रहा हूं कि एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, तो 1-1 वर्ष करके आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। भाई मान लीजिए आज देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उधर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, या किसी राज्य के अंदर किसी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वहां पर निर्वाचन यदि नहीं कराना चाहता है केंद्र, तो भारतीय संसद द्वारा एक कानून को अधिनियमित किया जाएगा और संबंधित विधानसभा या फिर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे। अब ये 1-1 साल करके आप कितना भी बढ़ा सकते हैं संसद के कानून द्वारा। याद रखें कि श्रीमती इंदिरा जी गांधी ने भी तत्कालीन लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 साल करके 2 बार बढ़ाया था। हालांकि 2 साल वो पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करके देश में निर्वाचन करवा दिया गया था लोकसभा का। अब आते हैं इस तरफ कि हम 2 चीजों के ऊपर देख रहे हैं। यदि हम इसको 2 पंक्तियों में याद करना चाहें तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची समवर्ती सूची जैसा व्यवहार करती है, और दूसरा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है भारतीय संसद के कानून द्वारा। अब आते हैं तीसरे संबंध, वित्तीय संबंधों के ऊपर। और वित्तीय संबंध भी केंद्र और राज्यों के बीच में स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे जब तक हमारे यहां पर कोई भी आपातकाल चल रहा है। अब स्वतः समाप्त होने की जो प्रभाव होंगे वो ये होंगे कि जो भी वित्तीय साझेदारी है या वित्तीय बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको भी निलंबित किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो कुछ वित्तीय बंटवारा है उसमें 41% पैसा जो है वो जाता है राज्यों को। तो इसको कुछ समय के लिए या तो समाप्त कर सकते हैं या बदल सकते हैं कि 21% पैसा हम राज्यों को नहीं देंगे, हम सिर्फ 20% देंगे, और केंद्र कहेगा कि बाकी का पैसा केंद्र इस्तेमाल करेगा जिस चुनौती की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उस चुनौती से जूझने के लिए। तो याद रखेंगे जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में, यह भी समाप्त हो जाएंगे। और इसी के साथ यह भी याद रखें कि केंद्र इस उद्देश्य से संबंध समाप्त करता है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज याद करेंगे, जब हमने बात की थी कि राज्य सूची समवर्ती सूची जैसा व्यवहार करने लगती है। अब इस पर एक और बिंदु हम याद कर लेंगे ये कि यदि ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद राज्य सूची के किसी बिंदु पर किसी कानून को अधिनियमित करती है, हालांकि यदि आपातकाल ना लगा होता तो संसद ऐसा ना कर पाती, परंतु यदि आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है संसद द्वारा, तो वह सिर्फ और सिर्फ लागू होगा एक तो जो आपातकाल का समय है उस समय के दौरान, और जब आपातकाल खत्म होगा तो उसके आगे 6 महीने और जा सकता है, परंतु इसके बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि केंद्र द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए जो कानून हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान,
यह अस्थायी तौर पर हैं, स्थायी तौर पर नहीं होंगे। ये तो सिर्फ आपातकाल से जूझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हम संबंध समझ चुके हैं कि केंद्र और राज्यों के संबंध किस तरह से प्रभावित होते हैं और शक्तियों का केंद्रीकरण हो जा रहा है, और दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इन्हीं दो वजह से जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको काफी आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। फिर आते हैं उद्घोषणा की समाप्ति किस तरह से की जा सकती है। अब जो हमने सारी प्रणाली देखी थी, उसी में इसके उत्तर भी छुपे हुए हैं। तो जैसे एक तो राष्ट्रपति जी करेंगे तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। तो राष्ट्रपति जी कभी भी, वो चाहे संसद की मंजूरी मिली है नहीं मिली है, और प्रस्ताव को एक बार मंजूरी मिली है 4 बार मंजूरी मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति जी कभी भी इस उद्घोषणा को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, या अनुमोदन ना हो या पुनः अनुमोदन ना हो, मतलब हर 6 महीने पर अनुमोदन लेना होता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा लोकसभा के विशेष सत्र द्वारा, अब यह भी संविधान में जोड़ा गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और इसमें यह कहा गया है यदि लोकसभा, और सिर्फ लोकसभा का विशेष सत्र होगा, लोकसभा के यदि 1/10% सांसद यह लिख कर दे दें, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको लिख कर देंगे, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो सीधा राष्ट्रपति जी को लिख कर देंगे कि हम राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित जो पद है, वो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो चाहे राष्ट्रपति जी हैं, 14 दिनों के भीतर एक विशेष सत्र बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का, राज्यसभा को नहीं बुलाया जाएगा। और यहां पर साधारण बहुमत से तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल को आगे लेके जाना या यहीं समाप्त कर देना है। तो याद रखें, लोकसभा के विशेष सत्र द्वारा भी राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म किया जा सकता है। और अंत में आते हैं न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के द्वारा भी राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म किया जा सकता है। और अंत में अब जो हम राष्ट्रीय आपातकाल का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें प्रमुख संशोधन क्या है। हालांकि हम जब पढ़ रहे थे तब साथ साथ भी कर रहे थे। पहले 38वें संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा क्या किया गया, तो इसमें एक तो यह राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि अलग अलग आधार पर अलग अलग उद्घोषणाएं की जा सकती हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। चाहे पहले से कोई राष्ट्रीय आपातकाल चला आ रहा हो तो आधार को बदलते हुए नए आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। और साथ ही इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि भारत के या तो एक हिस्से में भी लगा सकते हैं या फिर पूरे भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। और फिर आता है सबसे अहम 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, क्योंकि तब तक वही लोग सत्ता में आ चुके थे जो राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जेलों में बंद किए गए थे, जिनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। तो अब यह सरकार, जनता पार्टी की सरकार, यह तय करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मौजूदा सरकार बहुत ज्यादा अनुचित इस्तेमाल कर सकती है। तो फिर ऐसा करते हैं कि कुछ इसके ऊपर रोकथाम के लिए प्रबंधन करते हैं। तो एक तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, ताकि एक सीमित व्याख्या वाला शब्द हमारे पास हो। और साथ ही कैबिनेट द्वारा लिखित सलाह का प्रावधान रखा गया है, और साथ ही संसद से अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत कर दिया गया। इससे पहले साधारण बहुमत से अनुमोदन दिया जाता था। और साथ ही हर 6 महीने पर पुनः अनुमोदन की व्यवस्था भी तय की गई 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। और इसके बाद रद्द करने के लिए जो लोकसभा का विशेष सत्र है, इसकी व्यवस्था भी की गई है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब देखिए, इससे भी हम भाव समझ सकते हैं और कुछ निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। यदि मुख्य लिखित परीक्षा में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा हो, और खासकर कि ये किस तरह का कानून है, क्या जैसे हम कहते हैं कि काला कानून है, और ये अगर होगा तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हर वक्त खतरा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखें कि यदि ये काला कानूनी होता तो हो सकता है कि 44वें संवैधानिक संशोधन में पूरे के पूरे 352 को ही हम संविधान से मिटा देते, पर ऐसा नहीं किया गया। उस वक्त की संसद, उस वक्त की सरकार भी समझती है कि जो असाधारण चुनौतियां हैं देश की सुरक्षा के लिए, उससे जूझने के लिए केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां चाहिए, जो अनुच्छेद 352 केंद्र को प्रदान करता है। तो उसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, परंतु वरन इसके ऊपर कुछ सीमाएं तय कर देती है ताकि मौजूदा सरकारें इस प्रावधान का गलत या अनुचित इस्तेमाल ना कर सकें। यह है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। अब बढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन की तरफ।
अनुच्छेद 356 में राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान रखा गया है। इसकी उद्घोषणा भी 356 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो सबसे पहले आधार को समझें और इसकी आधार की विवेचना को अंत में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा में इसके आधार की विवेचना के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें कि आधार क्या है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देने का, तो यहां पर कहा गया है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, या फिर जिसको कहा जाता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही। अब जो भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलेगा वो तो गैर संवैधानिक है, तो उस सरकार को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। तो इसीलिए राज्य सरकार को अपदस्थ किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा संबंधित राज्य के अंदर। अब इसी को ये भी याद रखें कि इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं, हालांकि मुख्य लिखित परीक्षा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इसको आप राष्ट्रपति शासन ही कहें क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है, और साथ ही इसको संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे वो राष्ट्रपति शासन के संबंध में ही बात की जा रही है, क्योंकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है, राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि ये जो व्यवस्था रखी गई है, तो आप राज्य सरकार के कौन से कार्य को कहेंगे कि यह राज्य की सरकार, इस राज्य की सरकार संविधान के प्रबंधों उपबंधों पर काम नहीं कर रही है, तो उस कार्य को इंगित करना एक मुश्किल काम है। कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, कोई लाइन नहीं है कि इस रेखा के इस पार संवैधानिक प्रावधानों पर कोई राज्य सरकार काम कर रही है और रेखा के उस पार जाकर देखें तो संवैधानिक प्रबंधनों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसी कोई रेखा नहीं है हमारे पास, तो उससे बहुत सारी परेशानियां बचती हैं और इसके अनुचित इस्तेमाल की भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब यहां पर देखें तो इससे भी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 365। अब यहां पर तो यह तक लिखा गया है कि यदि केंद्र किसी राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश देता है और राज्य सरकार उस दिशा निर्देश के पालन में असफल हो जाती है, तो भी यह मान लिया जाएगा कि राज्य के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है और वहां पर राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है। यह व्यवस्था 356 की नहीं वरन 365 की है, जो 356 को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देता है। आगे विवेचना में इसको और देखेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पहला देख चुके हैं कि इसका कारक क्या है, आधार क्या है। अब प्रणाली या प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर से वापस आते हैं उसी फार्मूला के ऊपर कि दो हमारे पास सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है केंद्र के अंदर या भारतीय संसद के अंदर। अब ऊपर हमारे पास राष्ट्रपति जी का पद है। अब 356 की शक्तियों के द्वारा किसी भी संबंधित राज्य के अंदर जहां संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, राष्ट्रपति जी 356 की उद्घोषणा कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकते हैं। अब इसके लिए कैबिनेट की लिखती मंजूरी वो सब कुछ नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है बस मंत्री परिषद की सलाह पर यह काम कर लिया जाएगा। और फिर इस राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के अंदर, हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसमें देखा था 1 महीना मिलता है, यहां पर 2 महीने का वक्त मिलेगा और 2 महीने के भीतर भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा इस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को पारित कराना होगा। तो एक तो 2 महीने का समय मिल गया और दूसरा यहां पर विशेष बहुमत की बात नहीं है, यहां पर साधारण बहुमत से भी यह काम हो जाएगा, बल्कि साधारण बहुमत से ही यह काम हो जाएगा। तो दोनों सदन इसको पारित करेंगे और जैसे ही पारित करते हैं तो एक बार उस संबंधित राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन आरोपित हो जाएगा। और 6 महीने आप गिनना कहां से शुरू करेंगे, जिस तारीख से राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की गई थी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की। तो यह हमारा पहला चरण पूरा होता है। अच्छा, इसमें छोटा सा व्यवबंध भी याद रख लेंगे कि यदि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की गई किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और इससे पहले कि वो संसद के दोनों सदनों से पास हो पाता, लोकसभा भंग कर दी गई या पहले ही भंग थी, तो इस स्थिति में अकेले राज्यसभा से अनुमोदन करा लिया जाएगा। राज्यसभा जैसे इस प्रस्ताव को पारित करती है तो फिर वो 6 महीने वाला शुरू हो जाएगा और जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा आती है तो 30 दिनों के भीतर भीतर
इसका अनुमोदन लोकसभा द्वारा भी कराया जाएगा। अब यदि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से और आगे लेके जाना है तो फिर से दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए, और जैसे ही दोनों सदन अनुमोदन देते हैं, पारित करते हैं, तो और 6 महीने के लिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाएगा। परंतु इससे आगे स्थितियां बदल जाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो 6 महीने जमा 6 महीने 1 साल तक तो सिर्फ संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन को लगाया और चलाया जा सकता है। परंतु यदि इस 1 वर्ष के उपरांत भी राष्ट्रपति शासन को उस संबंधित राज्य में लगाकर रखना है तो फिर आपको 2 और आधार साथ में चाहिए। मतलब एक आधार तो है ही कि राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। अब इसके साथ आपको 2 आधार और कौन से चाहिए? उनमें से एक तो यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा की गई है और उस संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल का भी प्रभाव आता है। और साथ ही भारत का जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने यह लिख कर दे दिया है कि अब इसी राज्य में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं, चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। तो 2 और आधार यदि मिलते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा और उस राज्य में उसका प्रभाव, और दूसरा केंद्रीय चुनाव आयोग यह कह देता है कि संबंधित राज्य में अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। तो इन 2 अतिरिक्त आधारों को मिलाते हुए और साथ ही में संसद के दोनों सदनों से इन आधारों पर अनुमोदन के साथ 6 महीने का समय और मिल जाएगा। और फिर इन्हीं अतिरिक्त आधार और पहला आधार मतलब तीनों आधारों पर हर बार संसद के सदनों द्वारा अनुमोदन और आपको 6 महीने 6 महीने 6 महीने मतलब 2 वर्ष और मिलते हैं राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर यह जरूर याद रखें कि राष्ट्रपति शासन की एक तय समय सीमा है और वो तय समय सीमा है 1+2 = 3 वर्ष। किसी भी राज्य में किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है। और इसमें भी याद रखेंगे, एक तो हर बार 6 महीने के ही अंतराल पर वो राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के अनुमोदन के बाद, और दूसरा पहले 6 महीने और 6 महीने आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने की वजह से। और यदि 1 साल के उपरांत आपको वो लागू रखना है संबंधित राज्य में तो फिर आपको संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के साथ साथ और 2 आधार चाहिए, जिसमें एक है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा और उस राज्य में प्रभाव, और साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह संतुष्टि कर देना कि संबंधित राज्य में निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकती है। तो इन आधारों पर 6 महीने करके आप 2 साल और ले जा सकते हैं, परंतु एक तय समय सीमा है जिसके दौरान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू रखा जा सकता है। तो अब हम यदि इसकी अवधि को भी समझ चुके हैं और इसमें खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अवधि को समझना और अनुमोदन के द्वारा किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, परंतु अलग अलग कारकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं प्रभाव क्या है। पहली बात याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रपति शासन में नहीं। तो इसके प्रभाव सीधे सीधे पड़ते हैं संघीय ढांचे के ऊपर, जो संघीय ढांचे के मुताबिक केंद्र और संबंधित राज्य में शक्तियों का बंटवारा है वह समाप्त कर दिया जाता है। और सबसे हानिकारक प्रभाव तो है उस राज्य की जो मंत्रिपरिषद है और विधानसभा है उसके ऊपर, क्योंकि सबसे पहले मंत्रिपरिषद की तो छुट्टी तय, सरकार बर्खास्त। जैसे ही जिस पल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसी पल उस राज्य की सरकार को, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो पहला असर, राष्ट्रपति द्वारा सरकार, राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी और फिर राज्य की सरकार की शक्तियां राज्यपाल के द्वारा होते हुए सीधे राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। तो केंद्र द्वारा राज्य की कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा, निर्वहन किया जाएगा, और इसीलिए अब जो राज्य है यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो विधायिका के ऊपर क्या असर पड़ेंगे। जो राज्य की विधानसभा है उसके ऊपर 2 में से कोई एक असर हो सकता है। या तो राज्य की विधानसभा को भंग ही कर दिया जाएगा, या फिर
राज्य की विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा जाएगा। भाई भंग कर दिया तो बिल्कुल परमानेंट छुट्टी हो गई ना, लेकिन निलंबित अवस्था में रखा है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति जी के अगले आदेश द्वारा उसको पुनर्जीवित भी कर लिया जाए। तो याद रखेंगे दो असर क्या है, एक राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग ही कर दिया जाएगा या फिर निलंबित अवस्था में रखा जाएगा। इनमें से चाहे कोई भी एक हो रहा हो, परंतु यह जरूर याद रखेंगे किसी भी स्थिति में राज्य की सरकार को तो 100% बर्खास्त कर ही दिया जाएगा जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा जब राज्य में विधानसभा कार्य नहीं कर रही है तो फिर यदि कानूनों की जरूरत पड़ती है राज्य को, तो ये सारे कार्य कौन कर रहा होगा, ये सब केंद्र कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन है, विधानसभा भंग कर दी गई है, निलंबित है, दोनों सूरतों में काम तो कर नहीं रही है, तो फिर अब यदि उस राज्य को किसी कानून की जरूरत है तो ये भारतीय संसद द्वारा पास किए जाएंगे। तो संसद का पूरा अधिकार हो जाएगा उस राज्य के लिए राज्य सूची के ऊपर। यहां राज्य सूची समवर्ती सूची ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है, परंतु अब हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से केंद्र के ही कब्जे में है। और यह भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन द्वारा राज्य की विषय वस्तु के ऊपर या राज्य सूची की विषय वस्तु के ऊपर जो संसद द्वारा कानून बनाए जाएंगे वह अस्थायी नहीं वरन स्थायी प्रकृति के होते हैं। वो अलग बात कि राज्य में जब नवनिर्वाचित विधानसभा आएगी, भाई 3 साल का तो हद से हद समय है, उसके बाद तो राज्य में विधानसभा होगी, तो वो फिर एक अतिरिक्त अधिनियम द्वारा उन बने कानूनों में कुछ बदलाव या खारिज कर दें, वो अलग बात है, परंतु यह स्थायी प्रकृति के होते हैं। और इसी के साथ कथन के तौर पर यह भी याद रखेंगे कि संसद राज्य की विधायी शक्तियों को राज्य के बजट को पारित करती है और संसद राज्य के कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को भी सौंप सकती है। तो इस तरह के कथन हमें याद रखने हैं। और फिर अंत में बात आती है वित्तीय संबंधों के ऊपर। यहां पर यह याद रखेंगे कि जो केंद्र और संबंधित राज्य के बीच में वित्तीय संबंध हैं, ये स्वतः समाप्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहां पर केंद्र उस राज्य के संसाधनों को उसको इस्तेमाल करने के निर्णय तो ले रहा है, पर राज्य के संसाधन उस राज्य के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राज्य के संसाधनों को केंद्र अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने लग जाए, या फिर जो पैसे का बंटवारा है, करों का बंटवारा है केंद्र और संबंधित राज्य के बीच में, वो समाप्त नहीं होगा। जितना हिस्सा बनता है उस राज्य का, उतना पैसा उस राज्य तक पहुंचाया ही जाएगा। परंतु निर्णय कौन ले रहा होगा? निर्णय केंद्र ले रहा होगा। तो याद रखेंगे इस तरह का कथन कि केंद्र को राज्य के संसाधनों का संरक्षक बनाया जाता है। मतलब संरक्षक बना रहे हैं, मालिक नहीं बना रहे हैं। तो संरक्षक बनते हुए क्या करेंगे, उस राज्य के संबंधित राज्य के स्रोतों को, जो भी वहां के संसाधन हैं, उस राज्य के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। बस निर्णय ये केंद्र कर रहा होगा। और साथ ही यह भी याद रखें कि जब अगर कभी ऐसा हो जाए कि बजट पास करना पड़ जाए, मार्च का महीना हो, फरवरी का महीना हो और किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, तो वहां ना तो सरकार काम कर रही है ना ही विधानसभा काम कर रही है, तो फिर इस स्थिति में उस राज्य का बजट भी केंद्र द्वारा पास किया जाता है। तो जो हमारा केंद्रीय बजट है उसमें सम्मिलित करेंगे और संसद द्वारा इसको पास कर दिया जाएगा। अब आते हैं 356 के दुरुपयोग के मामलों पर। देखिए, हम राष्ट्रपति शासन के अंदर कारक आधार भी समझ चुके हैं, हालांकि आधार की विवेचना अब हम और ज्यादा करेंगे, और साथ ही हम समझ चुके हैं प्रणाली क्या है और प्रभाव क्या है। तो 3 स्तंभ हो चुके हैं। अब एक देख लेते हैं कि इसके दुरुपयोग, और खासकर इसमें कुछ प्रारंभिकी से जुड़ा लेकिन ज्यादा मुख्य लिखित परीक्षा से जुड़ा हमारा विचार विमर्श रहेगा। तो एक तो इसके साथ परेशानी यह है कि 1950 के बाद से अब तक, मतलब जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से अब तक 125 से अधिक अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, और जिसमें से ज्यादातर ये गलत इस्तेमाल था। जैसे हम अंतिम इस्तेमाल की बात करें तो 2017 में, वो चाहे उत्तराखंड का मामला रहा हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, दोनों ही मामलों में केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी है न्यायालयों से, सर्वोच्च न्यायालय से भी, और उत्तराखंड के मामले में तो उच्च न्यायालय से भी। मतलब दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि केंद्र ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और अनुचित तरीके से राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्यों में लागू किया है। तो अनुचित उपयोग का मामला तो रुक नहीं रहा। अभी जो आखिरी लगाए गए थे वो भी अनुचित उपयोग था, और 1950 से अब तक अधिकाधिक बार, ज्यादातर बार देखें तो अनुचित उपयोग ही इसका किया गया है। अब इसके अलावा बहुत सारे अवसरों पर इसे राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से मनमाने तरीकों से लागू किया जाता है। तो इसीलिए 356 सबसे ज्यादा विवादास्पद
और साथ ही सबसे अधिक आलोचना वाले प्रावधानों में से एक है। कथन के तौर पर, तथ्य के तौर पर यह याद रखेंगे कि भारत देश में पहला राज्य था पंजाब, जहां 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और अब तक पंजाब में 8 बार इसको लगाया जा चुका है। इसके अलावा इसका अधिकतम उपयोग मणिपुर में देखा गया है, जहां 10 बार इसको लगाया गया था। और अब बात करें तो अनुचित उपयोग क्या है, तो हमने वो तारीख भी देखी जब भारत के 9 राज्यों में इकट्ठे ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और वजह बड़ी अजीब सी, जो आज के दौर में बड़ी अजीब लगती है। तो जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है, लोकसभा का जो राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारती है और केंद्र में सरकार आ जाती है जनता पार्टी की। अब जनता पार्टी की सरकार ये अनुमोदित करती है कि भाई देखिए, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी है लोकसभा का चुनाव, तो फिर अब राज्यों में भी सत्ता में बना रहने का कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। क्योंकि यदि राज्य के लोग चाहते कि ये राज्य में भी सत्ता में हो तो इनको लोकसभा के चुनाव में भी मतदान करते, लेकिन बिल्कुल मतदान नहीं किया और ज्यादा से ज्यादा जो सांसद हैं वो जनता पार्टी के जीत के आ रहे हैं। तो अब कांग्रेस को राज्यों में भी सरकार बनाने का अधिकार नहीं है, और फिर भी यदि वो बनाते हैं तो यह गैर संवैधानिक चीज है। तो राज्यों के अंदर सरकारें बर्खास्त कर दी गई। जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी वहां से उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगाने के द्वारा यह किया गया। तो एक तो आज हम जरूर ये जानते हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव अलग बात है और राज्यों का चुनाव अलग बात है। यदि इस तथ्य को ही हम मूल्य मान लें, इसी को नियम मान लें, तो फिर तो जो भी राजनीतिक दल लोकसभा में जीतता है या जिसकी केंद्र में सरकार होगी, राज्यों में भी उसी की सरकार होगी, क्योंकि बाकी तो हारे हैं चुनाव केंद्र का, तो फिर राज्यों में भी रहने का कोई हक नहीं होगा। परंतु आज हम जानते हैं दोनों अलग बातें, परंतु तब ये बहाना बनाया गया था। अब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस करती हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी सत्ता संभालती हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी वह व्यक्ति जो उधार नहीं रखती थी, सूद समेत वापस करने की आदत थी उनको, तो सूद समेत वापस किया जाता है। उन राज्यों में जहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके जनता पार्टी समर्थित सरकारें बनाई गई थी, वहां पर फिर से राष्ट्रपति शासन लगाती हैं। और इस बार तो वो कहती हैं कि दोबारा मत पूछना, मुझसे पूछने मत आना कि मैं ये क्यों कर रही हूं, क्योंकि जब 1970 में कांग्रेस चुनाव हारी थी, वो भी लोकसभा का, तो राज्यों से बेदखल कर दिया था। अब क्योंकि जनता पार्टी केंद्र का चुनाव हारी है, तो राज्यों में सत्ता में रहने का अब आपको कोई अधिकार नहीं है। जिस रास्ते से आपने मुझे बाहर किया था, आपने वो नया रास्ता बना दिया था ना, चलिए अब उसी रास्ते से आप भी सत्ता के गलियारों से बाहर हो जाइए। तो इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी। मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दुश्मनी और उन सबसे उपजी व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था यह बन जाती है, जबकि यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह तो अनुचित उपयोग की बात की जा रही है। इसके अलावा भारत की तारीख में बड़े अजीब अजीब दिन देखे हैं। तमिलनाडु में एम करुणानिधि साहब की सरकार एक बार यह कह के बर्खास्त कर दी गई राष्ट्रपति शासन द्वारा कि एक तो राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है और जो खुद राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि राज्य के जो विधायक हैं, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, यह दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों में अपना दखल रखते हैं। और करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। भाई अगर हम आज की स्थिति देखें तो पहले तो ये बताएं और सत्यापित तरीके से बताएं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। हम जब ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स देखते हैं, है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भारत में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर राज्य में भ्रष्टाचार है। इसके अलावा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जो भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो दिन प्रतिदिन के शासन प्रशासन के मामलों में दखल नहीं देते हैं? भाई हम तो उन राज्यों की उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं कि यदि एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को अपना स्थानांतरण कराना होता है, ट्रांसफर कराना होता है, तो भी किसी ना किसी विधायक की संतुति वो लेकर आता है, तब जाकर तो ट्रांसफर हो रहे हैं। हम उस हालातों में हैं जहां किसी थाने के थाना अध्यक्ष जब तक किसी लोकल विधायक का फोन ना आ जाए तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, और लोकल विधायक के कह देने पर वो शायद एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दें क्योंकि विधायक साहब ने मना किया। तो ऐसा तो हर राज्य के अंदर हो रहा है।
पर करुणानिधि जी का ही शिकार किया गया राजनीतिक कारणों से। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें 356 का पूरी तरह से अनुचित उपयोग किया गया है। अब आते हैं इस तरफ कि फिर इस अनुचित उपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तो कुछ है नहीं, तो क्या कोई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही? तो हाँ, एक केस हमें मिलता है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। वजह यह था कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी गिरी और उसी के साथ भारत के बहुत सारे राज्यों में दंगे शुरू होते हैं धार्मिक आधारों पर। तो केंद्र ने राज्यों को और खासकर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यहां पर भाजपा की सरकार थी और केंद्र ने यह दिशा निर्देश दिया कि आप दंगे रुकवाएं। लेकिन यह सरकारें दंगे रुकवाने में असफल पाई जाती हैं और साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन इन 3 राज्यों में लागू कर देती है और इसको चुनौती दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। केस का नाम एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। अब इसमें यह आरोप लगाए गए थे क्योंकि धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाए इन जो राज्यों की सरकारें थी, या धार्मिक संगठनों की जो कार्यप्रणाली थी, जो गतिविधियां थी, उनको नहीं रोका गया, जिससे धार्मिक दंगे इन राज्यों में भड़कते रहे और सरकार नाकाम रही रोकने के लिए। इसलिए संवैधानिक मशीनरी फेल होती है और राज्यों में 356 लगा दिया जाता है। तो अब इसी सबको चुनौती दी गई इस केस के अंदर, लेकिन इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो केंद्र सरकार के पक्ष में आता है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 356 की वैधता बरकरार है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता यह संविधान की एक मूल विशेषता है। जो मूल ढांचा है संविधान का, उसका एक अहम हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता। और यदि कोई सरकार अपने राज्य में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा नहीं कर सकती है या वह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर नहीं चलती है, तो समझ लेंगे कि वह संवैधानिक मूल्यों पर नहीं चल रही है, संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं चल रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहां से तो केंद्र के हक में आ गया फैसला और साथ ही कहा गया कि न्यायिक समीक्षा करते हुए जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जाएगी तो फिर जो न्यायालय है वो इस बात को चेक कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री के आधार पर थी या नहीं थी। कहीं राष्ट्रपति जी ने सही में किसी तरीके कोई सामग्री थी, कोई विषय वस्तु के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया है या बिना किसी सामग्री के लगा दिया गया है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अदालत यदि अदालत इसे असंवैधानिक मानती तो उसके पास बर्खास्त राज्यों के बहाल करने और निलंबन को भंग करने से के अधिकार भी हैं और पुनर्जीवन के अधिकार भी हैं। मतलब यदि न्यायिक समीक्षा में पाया गया कि केंद्र सरकार ने गलत तरीके से राज्य सरकार को भंग किया है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय पर उस सरकार को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है जिसको केंद्र सरकार ने भंग किया था। फिर आते हैं कि यह भी इस केस के अंदर कहा गया कि देखिए वैसे तो अधिकार है क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, तो संसद या फिर केंद्र के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति शासन के लगते ही राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। परंतु एक सुझाव इसमें यह दिया गया कि जब तक संसद के सदनों द्वारा अनुमोदन ना हो जाए तब तक आप चाहें राज्य की सरकार को आपने भंग कर दिया वो ठीक है, लेकिन आप विधान सभा को भंग ना करें जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं हो जाता है। और आगे चलते हैं तो यदि राज्य सरकार विधानसभा का विश्वास खोने के सवाल पर सदन के पटल पर फैसला किया जाना चाहिए। मतलब अगर इस आधार पर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है विधानसभा के अंदर, तो इसका फैसला कागजी नहीं होना चाहिए, बल्कि विधानसभा के पटल पर सारे विधायकों को बुलाया जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोर टेस्ट। उसके आधार पर यह फैसला किया जाना चाहिए कि सरकार के पास जो बहुमत होना चाहिए वह है या नहीं है। यदि बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा और यदि बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। यह सब एसआर बोम्मई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने सुझाव दे रहा है। अब आते हैं इसी केस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि उचित और अनुचित उपयोग के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। देखिए यह सब भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान के किसी प्रावधान में नहीं लिखा हुआ है कि कौन से उदाहरण उचित उपयोग के हैं और कौन से अनुचित उपयोग के हैं। यह तो एसआर बोम्मई केस में सर्वोच्च न्यायालय इस तरह का एक दिशा निर्देश दे रहा है। तो समझते हैं इस बात को कि कौन कौन से उचित उपयोगों का उदाहरण हो सकता है। तो इसमें एक तो जैसे चुनाव के बाद यदि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है और राज्यपाल यह समझ लेते हैं कि कोई भी
पार्टी या कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकता है। मतलब उन्होंने इस बात की संतुष्टि कर ली है कि चाहे पूर्ण बहुमत नहीं आया है तो जो बिना बहुमत के भी कोई राजनीतिक दल है वो भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। राज्यपाल संतुति कर देंगे, रिपोर्ट भेज देंगे राष्ट्रपति महोदय को कि आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अच्छा, इसमें हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो दो तरह से हो सकती है। या तो राज्यपाल रिपोर्ट भेज दें कि मेरे संबंधित राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या फिर इसके अतिरिक्त बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं संबंधित राज्य के अंदर। दूसरा, जहां विधान में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो सरकार बनाने से इनकार कर देती है और राज्यपाल इसके अतिरिक्त कोई और राजनीतिक दल या गठबंधन नहीं ढूंढ पाते हैं जो सरकार बनाए। फिर आती है बात कि जहां विधानसभा में हार के बाद मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देते हैं और कोई अन्य पार्टी मंत्रिपरिषद नहीं बना पा रही है, और फिर जहां राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, 365 अनुच्छेद की बात यहां पर की जा रही है। तो इसके शुरुआती अगर 3 कारक आप देखें तो किसी भी परिस्थिति में यदि कोई राजनीतिक दल राज्य में सरकार ही नहीं बना पा रहा है, त्रिशंकु विधानसभा है, तो फिर इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित निर्णय होगा और समझदारी भी होगी। फिर आते हैं आगे के 2 शब्दों पर खासकर गौर करेंगे। एक है आंतरिक उच्छेदन और दूसरा है भौतिक विखंडन। आंतरिक उच्छेदन का मतलब है कि एक सरकार, किसी राज्य की सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रही है, वो संविधान के प्रावधानों की उल्लंघना ही शुरू कर देती है, या जो कानून है, जो अलग अलग अधिनियम है, उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दे, तो यह होगा आंतरिक उच्छेदन, 356 लगाया जा सकता है। और इसके अलावा भौतिक विखंडन मतलब जहां सरकार जानबूझकर अपनी संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है और उसकी वजह से राज्य को सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कृत्य करने लग जाती है कि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो जाए। मान लीजिए किसी राज्य में ऐसी सरकार आ जाए जो माओवादियों से किसी प्रकार का समन्वय रखती है या माओवादियों का समर्थन ही करती है, नक्सलवादियों का समर्थन करती है, अलगाववाद का समर्थन करती है, और ऐसे काम करने लग जाए कि अलगाववादियों को और ज्यादा शक्तियां मिलने लग जाए, उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, तो इससे तो पहली बात उस राज्य की सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, और दूसरा ऐसे कृत्य करने लगी है कि अब खुद राज्य की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। तो भौतिक विखंडन के आधार पर भी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, यह उचित उदाहरण है। अब आते हैं अनुचित उपयोग। हालांकि पहले के उदाहरणों में हम देख चुके हैं, फिर भी देखें तो एक जो खासकर ये जो पहला हम बात कर रहे हैं ये खुद बिहार का ही उदाहरण है। बूटा सिंह केस इसको फेमसली कहा जाता है 2005 के दौरान। तो इसमें कहा गया है कि यदि जब राज्य के अंदर चुनाव कराए गए तो त्रिशंकु विधानसभा आ गई है और किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इस अवस्था के अंदर राज्यपाल बिना यह तलाश किए कि कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन सरकार बना सकता है या नहीं बना सकता है, सीधे ही राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में लगाया जाता है। तो यह अनुचित उपयोग है। मतलब यदि राज्य के अंदर चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता है तो राज्यपाल का यह कर्तव्य है पहले इसकी तलाश की जाए कि क्या कोई राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार बना सकता है या नहीं बना सकता है, तो उसको आमंत्रित किया जाए, राज्य में सरकार बनवाई जाए, और नहीं तब जाकर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भेजेंगे राष्ट्रपति कार्यालय। इसके बाद आते हैं तो राज्यपाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद के समर्थन का आकलन खुद से ही कर लेते हैं। मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव वाली स्थिति है, लेकिन यहां पर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर नहीं वरन राज्यपाल अपने कार्यालय में बैठकर खुद ही से ये सोच लेते हैं कि समर्थन नहीं है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा वो राष्ट्रपति कार्यालय भेज देते हैं। तो यह भी अनुचित उपयोग होगा। आगे देखें तो जैसे 1977 और 80 में हुआ था, मतलब यदि कोई राज्य के अंदर सत्ता के अंदर है और वही पार्टी अगर लोकसभा का चुनाव हार जाए तो राज्य से बेदखल नहीं किया जाएगा। आगे देखें तो कुप्रशासन या मंत्रिपरिषद के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसा करुणानिधि साहब के साथ हुआ था, वो भी अनुचित इसका उपयोग होगा। और साथ ही राज्य सरकार को अत्यधिक
तात्कालिकता के मामले को छोड़कर खुद को सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश यह है कि यदि कोई राज्य सरकार गलती भी कर रही है तो पहले उसको चेतावनी दी जाए केंद्र की तरफ से, और फिर कुछ निश्चित समय दिया जाए जिसमें वह अपनी गलतियों का सुधार कर सके। अब अगर ये नहीं दिया जा रहा है और सीधे ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है तो भी यह अनुचित उपयोग का मामला होगा। तो इससे हमें सीख यह मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण, और ये मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आप याद रखें कि संवैधानिक तंत्र की विफलता और कानून और व्यवस्था की विफलता ये दोनों अलग अलग मामले हैं, आपस में भ्रमित नहीं होना है दोनों के अंदर। मतलब आमतौर पे हम देखते हैं कि राज्य में यदि कानून व्यवस्था की कोई परेशानी आ जाए तो तुरंत ही विपक्षी दल मांग करने लगते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कानून व्यवस्था एक अलग मामला है। यदि राज्य में भ्रष्टाचार है तो इससे संवैधानिक तंत्र नहीं फेल हो रहा है, वरन आपकी कानून व्यवस्था फेल हो रही है। यदि किसी राज्य में आपराधिक कृत्य बढ़ते जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था के फेल हो जाने का उदाहरण है, जो आपका संवैधानिक मशीनरी इसके फेल होने का नहीं है। तो इन दोनों में अंतर रखेंगे और साथ ही दोषी राज्य को अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि 356 की जो शक्ति है इसका इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से और बहुत ही सीमित तौर पे किया जाना चाहिए। मतलब यह अंतिम रास्ता होना चाहिए किसी राज्य में किसी सरकार की गलती को सुधारने के लिए। मतलब आप पर्याप्त समय दें, गलती सुधरती है तो ठीक है, ये अंतिम मार्ग होना चाहिए ताकि उस राज्य में संवैधानिक मशीनरी को ठीक किया जा सके। इसी के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने विख्यात तौर पर कहा था कि मैं चाहता ये हूं कि 356 एक मृत पत्र के तौर पर हो, अंग्रेजी में डेड लेटर। डेड लेटर मृत पत्र जिसको कभी खोलकर पढ़ा ना गया। आपके पास प्रावधान है परंतु यह नहीं कि आप उसका इस्तेमाल भी करें। देखिए यह एक बड़ी जरूरी सीख है संवैधानिक मान्यताओं, संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए। जरूरी नहीं कि संविधान आपको जो शक्तियां देता है हर स्थिति में आप उसका इस्तेमाल करें ही करें। और वैसे भी हम तो आपातकालीन प्रबंधनों की बात कर रहे हैं, तो यह तो आपातकाल में ही, और आपातकाल में भी बहुत सोच समझ के साथ आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई समझदार व्यक्ति यदि किसी हथियार का लाइसेंस बनवा लेता है, 315 बोर की राइफल वो घर लाके रख लेता है। यदि वो समझदार व्यक्ति है तो आपने सुना होगा, देखा होगा समाज के अंदर कि वो यही कहता है कि चलिए मैंने अपने परिवार, अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार ले तो लिया है, पर भगवान ना करे कि कभी मुझे इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, पर हाँ सुरक्षा के लिए है, बस इतनी सी बात है। ये तो ही समझदारी कि प्रावधान है पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, हाँ आपातकाल में कर लूंगा। और एक बेवकूफ, एक मूर्ख आदमी क्या करेगा? यदि वो असला ले आया तो वो शाम के 8 बजे नहीं कि राइफल में डाली गोलियां, 2 फायर इधर कोठे चढ़ के, 2 फायर उधर, और गालियां अलग से पड़ोसियों को। करते हैं बहुत सारे लोग इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी। तो ये प्रावधान है, उसका सामान्य स्थिति में भी आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है, ये नहीं करना होगा। तो प्रावधान रहना चाहिए पर उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर आपातकाल की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। अब आते हैं अंतिम आपातकालीन प्रबंधन के ऊपर, और वो है वित्तीय आपातकाल। देश में कभी लगा भी नहीं, हाँ वित्तीय आपातकाल जैसी स्थितियां बहुत हुई हैं पर इसको कभी लागू नहीं किया गया है, तो इतना बड़ा ज्यादा इसके साथ कुछ तामझाम भी जुड़ा नहीं है। सीधी सी बातें करता है ये अनुच्छेद आपसे, और सीधे सीधे मुख्य तथ्य हमें याद रख लेने हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि पिछले जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा या फिर जो हमने राष्ट्रपति शासन देखा है राज्यों के अंदर, तो उसमें तो बहुत सारे प्रावधान वो कहीं संवैधानिक संशोधनों द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि कभी लगा नहीं है तो इसका जो हम कहें कि उद्भव है वो सीमित है। देखेंगे सबसे पहले जो आधार है वह यह है, भारत की वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता को खतरा किस प्रकार से, यह इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। किसी भी वजह से, मान लीजिए कि युद्ध हो गया तो पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, कोविड काल आया था पैसे की बहुत कमी हो गई है देश के अंदर, और या फिर वो रिसेशन जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, किसी भी वजह से, यदि भारत में वित्तीय स्थिरता को खतरा है या भारत की वित्तीय विश्वसनीयता को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल देश में लागू कर सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सीधी है, जैसे कि हमने देखा था काफी हद तक ये, काफी हद तक तो नहीं, कुछ हद तक ये है राष्ट्रपति शासन जैसी है। शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हमने देखा कि एक तो लोकसभा है हमारे पास,
और दूसरा हमारे पास राज्यसभा। 2 सदन है, क्योंकि दोनों से अनुमोदन कराना होगा। अब राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति है, तो राष्ट्रपति जी किसी भी वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह पर, वो यहां पर लिखा नहीं है पर सलाह पर ही काम करते हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, तो 360 की शक्तियों के अनुसार देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। साथ के साथ देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा, परंतु इसको 2 माह के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से अनुमोदित कराना होगा। और कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो यह तो वैसे ही है जैसे हमने राष्ट्रपति शासन में देखा था, उद्घोषणा 2 महीने का समय और साधारण बहुमत से दोनों राज्यों से अनुमोदन। अच्छा, वो भी उपबंध याद रखेंगे कि यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई और लोकसभा नहीं है, या फिर लोकसभा भंग नहीं हुई थी परंतु उद्घोषणा के बाद अनुमोदन से पहले भंग हो गई है, तो अकेले राज्यसभा से ही अनुमोदित करा दिया जाएगा और नवनिर्वाचित लोकसभा 30 दिनों के अंदर अंदर अनुमोदन करेगी, और नहीं करेगी तो वित्तीय जो आपका आपातकाल लगाएगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब अनुमोदन के बाद जैसे ही अनुमोदन होता है, यहां पर सबसे अलग बात यह है कि कोई तय समय सीमा नहीं है, कोई 6 महीने के बाद पुनर्अनुमोदन की व्यवस्था नहीं है। और यह भी याद रखें, यदि एक बार देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई तो इसके बाद जो संसदीय शक्ति है और वित्तीय आपातकाल के ऊपर वह लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब यह तभी देश में हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति जी इसको हटाने के आदेश पास करेंगे, क्योंकि 6 महीने ऐसा कुछ यहां पर नहीं दिया गया और कोई तय समय सीमा नहीं है कितने समय के लिए देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक बार बस अनुमोदन हो गया, फिर पूरी तरह से यह राष्ट्रपति द्वारा ही रद्द किया जा सकता है, उन्हीं की शक्ति के अधीन हो जाएगा। आते हैं तो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं। अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव वित्तीय तरीके के ही होंगे, तो इसको सीधा कथन के तौर पर याद कर लेंगे। जैसे राष्ट्रपति राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, या राष्ट्रपति राज्य सरकार को संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों और सिविल सेवक के वेतन को कम करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों को निर्देश दे सकते हैं कि राज्य द्वारा पारित सभी धन या वित्तीय विधेयक को संरक्षित कर लिया जाए राष्ट्रपति जी की संतुष्टि के लिए, और साथ ही यह भारत में कभी लागू नहीं किया गया है। तो देखिए सभी वित्तीय प्रकार के हैं, तो एक तो याद रखेंगे जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य के बीच, यह समाप्त नहीं किए जाएंगे। एक तो देश में है पैसे की कमी, तो राष्ट्रपति जी दिशा निर्देश जारी करेंगे राज्यों को कि कौन से सिद्धांतों का आपने पालन करना है जब भी आप अपने वित्तीय निर्णय ले रहे हों। और दूसरा सबसे अहम इसमें यह है कि राष्ट्रपति सभी राज्यपालों के निर्देश जारी करेंगे कि भाई जो राज्य के विधानमंडलों द्वारा धन विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक पास किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सरकार खर्चा करती है, अब देश में है पैसे की कमी, उधर से धन विधेयकों द्वारा कोई राज्य की सरकार हो सकता है अपने मंत्रियों के लिए नई महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीद रही हो, या फिर 17 के गाड़ियों के काफिले में मुख्यमंत्री साहब घूम रहे हैं, उन सबके तेल का खर्चा कहां से आता है, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, इधर देश में पैसे का अकाल पड़ा है। तो फिर राष्ट्रपति जी कह देंगे सभी राज्यों के राज्यपालों को धन और वित्तीय बिल इनके संरक्षित कीजिए। अब राष्ट्रपति जब तक उसको मंजूरी नहीं देंगे तब तक वह कानून नहीं बन पाएंगे, तो राज्यों के वित्तीय निर्णयों के ऊपर केंद्र का दखल आ जाएगा। और साथ ही जितने भी संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग हैं या फिर जो भी लोक सेवक हैं, इनके वेतनमान में कटौती भी करने का हुक्म जारी किया जा सकता है। तो जैसे हमने कहा कि भारत में कभी लागू नहीं किया गया है, हाँ कभी लागू नहीं हुआ है, तो आप यह भी दुआ करें कि भारत में कभी लागू भी ना हो। तो एक तो वजह यह है कि अच्छी बात नहीं है देश में पैसे की कमी हो, हम तो भाई विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा यदि ये लागू हो गया तो आप होंगे कल के लोक सेवक और आपकी तनख्वाहें भी काट ली जाएंगी। तो ये ना लागू हुआ है ना ही लागू होना चाहिए। तो ये हैं सारे के सारे जो भी हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए आपातकाल के प्रबंध हैं, और इसमें 3 अहम कौन कौन से 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, साथ ही में राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर, और तीसरा वित्तीय आपातकाल देश के अंदर। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो चाहे प्रारंभिकी हो चाहे मुख्य लिखित परीक्षा हो, हमने दोनों आयामों पर आज अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।